आम इंतखाबात कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर कर दी। ट्रिब्यूनल ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा की अपीलों पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है। मज़ीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखें जी, कराची के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से उम्मीदवारों की जानिब से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी हैं। आज ट्रिब्यूनल ने पहला फैसला भी सुना दिया है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं मोहम्मद मज़हर जुनेजो, उनकी अपील मुस्तरद कर दी है। तो वहीं पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर की है और फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे। इन दोनों ने भी आरओ के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। आज के रोज़ में कमो बेश 55 अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हो चुके हैं, जिसमें जीजे रहनुमा फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा समेत दीगर उम्मीदवारों के अपीलों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से। यही नहीं, अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 244 से आफ्ताब जहांगीर, NA 245 से सईद आफरीदी, NA 240 से अताउला एडवोकेट, इसी तरह असलम खान NA 248, फ़हीम खान जो NA 234, इस पर इन्होंने भी अपीलें दायर की थी। इन पर भी जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है 6 जनवरी तक। वहीं पर गुलाम मुर्तज़ा जो PS 59 से उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी अपील दायर की थी। उस पर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। आज 55 अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन और आरओ से जवाब तलब कर लिए, जबकि 2 अपीलों पर आज ही फैसला आ चुका है, जिसमें एक अपील जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी की जो अपील मंजूर हुई है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुस्तरद की गई है। अच्छा, ये भी बताइएगा अपीलों की समाअत के लिए कितने एपलेट ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं? देखें, सिंध भर में 6 एपेलेंट ट्रिब्यूनल हैं, जिसमें 3 तो सिर्फ कराची में हैं, 2 सक्कर में हैं, 1 लाड़काना में है, जहां पर तकरीबन 342 अपील जो हैं वो पूरे सूबे भर में दायर की गई हैं, जबकि कराची में जो है 260 अपीलें दायर की गई हैं। कराची में 3 जस्टिस पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल्स हैं, जिसमें एक जस्टिस अरशद हैं, जबकि 2 दीगर जस्टिस हैं। सुबह तकरीबन 19 अपीलें जो हैं एक ट्रिब्यूनल में सुनी जाती हैं रोज़ की बुनियाद पर, और 19 अपीलों पर रोज़ की बुनियाद पर नोटिस भी जारी किए जाते हैं। आज इन तमाम अपीलों में सिर्फ 2 अपीलों पर फैसला भी हो चुका है, जबकि अदालत जो ट्रिब्यूनल ने किसी अपील में 6 जनवरी, किसी अपील में 8 जनवरी, जबकि किसी इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। इनमें ज़्यादातर जो अपील कंदा हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो तहरीक इंसाफ के जमात से हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। अपील कंदा में पीपल्स पार्टी, GGA समेत दीगर सियासी जमात के उम्मीदवार भी शामिल हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले। आम इंतखाबात हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर कर दी। ट्रिब्यूनल ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा की अपीलों पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है। तफसीलन अपडेट करते हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के शहरी पीने के लिए पानी भी खरीदने पर मजबूर है। कयूमाबाद सी एरिया के मकीन बरसों से पानी की फ्राहमी से महरूम है। कहते हैं कि आमदनी पानी के टैंकर डलवाने में ही निकल जाती है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फरहान खान। जी बिल्कुल, साल नया लेकिन मुश्किल वही पुरानी। शहर कायद के शहरी जो है वो पानी की बुनियादी सहूलियात से जो है वो ताहाल महरूम है। इस वक्त जो है वो मैं कयूमाबाद सी एरिया के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे पीने के पानी के लिए शहरी जो है वो बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। इस वक्त जो है इलाके की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो टैंकर्स और रक्शों के ज़रिए पानी मंगाया जाता है और उससे जो है वो अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को पूरा किया जाता है। इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या मसला है और ये कब से मसला है और कैसे पानी को मतलब यहाँ से ख़रीदने पर मजबूर हो? भाईजान, ये बहुत देर का मसला चल रहा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सीवरेज का पानी आ रहा है लाइनों के अंदर,
पानी जो वाटर बोर्ड का आता है वो सीवरेज का ही आ रहा है, पीछे से लाइनें टूटी हुई हैं। ये तकरीबन 3-4 साल से सुन रहे हैं फंड मंजूर हो गया है, लेकिन लाइनें नहीं अभी तक डली। फंड खा जाते हैं, लाइनें बिल्कुल नहीं डली। जो भी आ रहा है पानी, गंदा पानी आ रहा है और बिल्कुल 1400-1500 रुपये का वाटर बोर्ड का बिल आता है। वो हमारे पास जो हम पे करते हैं, हमारे पास बिल मौजूद हैं, लेकिन पानी नहीं आता। वाटर बोर्ड वालों को ये पता है कि बिल देना, ये नहीं पता कि हमने चेक भी करें पानी आ रहा है नहीं आ रहा। सर मुझे बताइएगा कि रोज़मर्रा की बुनियाद पे कितना पानी खरीदने पर मजबूर हैं? सर ये गरीब लोग सारे यहाँ रहते हैं, किराएदार भी, ठीक है। अब वो बिजली का बिल भरें, गैस का बिल जो गैस नहीं आती वो भरें, और उसके अलावा ये पानी खरीद के पी रहे हैं। असल में नदी की लाइन वहाँ से फटी हुई है। 2 दफ़े इसका बजट मंजूर हुआ है और सिंध गवर्नमेंट वाटर बोर्ड ने मंजूर किया और ये खा गए। ये लाइन बना रहे नहीं है, इसलिए वो नदी का पानी मिक्स होकर सारा गंदा पानी आता है। इस टाइम जो 500 वाला रक्षा था वो हो गया 850 रुपये में, ठीक है, जो एक दिन निकालता है रक्षा, ठीक है। और टैंकर जो 3500 रुपये का जो छोटा टैंक आता था वो तकरीबन 7000 रुपये का हुआ है। तो आप मुझे बताएं लोग कैसे गुजारा करें इसमें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। इनकी आपने सुना कि किस तरीके से जो है वो पानी ख़रीदने में मजबूर हैं। एक जो रक्षा है जिसका जो दाम 500 रुपये था उसको बढ़ा के 800 रुपये कर दिया है, जबकि टैंकर जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये का जो है वो हर हफ्ते जो है वो या कई दिन बाद जो है वो डलवाना पड़ता है, जिसके बाद जो है यहाँ के शहरी जो है वो पानी जो है वो ख़रीद के पीने पर मजबूर हो गए। इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को कई बार कंप्लेंट्स का भी किया, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। चेयरमैन मंगूपीर टाउन हाजी नवाज बरोही फ्राहमी और निकासियाब के बढ़ते मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो गए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हुकाम से मुलाकात की। अहवाल बता रहे हैं रिजवान अहमद। बिल्कुल, मंगोपीर टाउन रकबे के लिहाज से कराची का सबसे बड़ा टाउन, 16 यूसीज, और दिलचस्प बात यह है कि निफ से ज़ायद कराची को जो पानी फराहम किया जाता है वो इस मंगोपीर टाउन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर कर ही आता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इसकी यूसीज के और इसके जो बासी हैं टाउन के, वो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, और इसके साथ साथ निकासी आब का निज़ाम भी बेशतर यूसीज में दरम बरम है। इन मसाइल को उजागर करने के लिए आज चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान से मुलाकात की है। उसका अहवाल इनसे ही जानते हैं। फरमाइएगा सर, आज की मुलाकात किस सिलसिले में थी? आज सीओ साहब, एमडी साहब से हमारी मुलाकात थी, हमारी मीटिंग थी। एक तो फराहमी आब और निकासी आब एक बहुत बड़ा इशू है। आए दिन जो है मीडिया भी उजागर करती रहती है ये इशूज़। उसमें जो है मंगोपीर टाउन बहुत मुतासर है। पूरे हम आधे कराची को हम पानी देते हैं, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, 3 डिस्ट्रिक्ट को हम पानी देते हैं। लेकिन यहाँ से जो मेन लाइन है उनकी लीकेज की वजह से हमारे पास रोड रास्ते नहीं है। शारा मदीना हिकमत सबसे ज़्यादा मुतासर है। इस वक्त मंगोपीर रोड तो बनने का नाम नहीं ले रहा है, मसला कश्मीर बन गया है। और ऊपर से ये वाटर लीकेज, आए दिन हम वहाँ मशीन लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना सेक्शन की गाड़ियाँ हैं ना राइडिंग की गाड़ियाँ हैं। ये जो कनेक्शन एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड जो है वो कनेक्शन काट रही है, उसमें कुछ इशूज़ आ गई हैं। उस सिलसिले में आज हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें से 7-8 गोटों की जो है कनेक्शन काटी गई। अब फिर दोबारा 11 पहले कनेक्शन काटे गए थे सरजानी के, जो मैंने बाल कराए। अब जो है दोबारा 7-8 गोटों के कनेक्शन काटे गए। उसके लिए भी अप्रूवल इन्होंने दी है आज सीओ साहब ने, एमडी साहब ने। हमारे यहाँ तकरीबन कम से कम 18 से 20 साल पुराने सीवरेज की लाइनें और उससे भी पुरानी जो है ना नाले बने हुए हैं। वो नाले बिल्कुल चौक है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मैं आपको बताऊँ, अब एक अंदाज़ा करें, यहाँ हमारे पास लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ जो अब पंपिंग स्टेशन है जहाँ पानी स्टॉक किया जाता है, अब रिवर का जो पानी आता है उससे कैनाल के ज़रिए अब डैम से, तो वो पानी स्टॉक किया जाता है। अभी आप अगर चल के देखें या किसी दिन मैं आपको विजिट कराऊंगा, वहाँ आप जाके देखें पानी किस तरह ज़ाया हो रहा है। फंड्स दस्तयाब नहीं है, तरक्याती कामों पर पाबंदी है इलेक्शन की वजह से। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि फरहमी और निकासी आपके लिए हेल्प आउट जो है वो करे मंगोपीर टाउन इंतजामिया को, ताकि अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला किया जा सके। जी, अपडेट करने के लिए। बंदरगाहों के अतराफ खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक जाम का सबब बनने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया, काम बंद करने की धमकी दे दी। सदर तारिक गुजर ने कहा कि SAPT टर्मिनल तक रोड की तामीर की जाए। काविश मेमन से मजीद जानते हैं। देखिए, बंदरगाहों के अतराफ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तारिक गुजर, उनसे बात करते हैं। मैं अपने हकाम बाला से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ये टर्मिनल के जो रास्ते थे इसको जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें, या जो इंतज़ामिया है वो इसको जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर इसका कोई रास्ता बनाए। अगर ये नहीं बनाएंगे तो किसी वक्त भी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। किसी वक्त भी जो पब्लिक है वो अपना हाइपर होकर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ड्राइवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा रास्ता है SAPT में, जो खामस गेट है, कमाड़ी गेट नंबर 1,
वहाँ से लेकर SAPD टर्मिनल तक एक छोटा सा रोड है जिसके ऊपर सिंगल गाड़ी गुजर सकती है, वो लेकिन उसकी इतनी हालत ख़राब है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि वहाँ पे जाकर ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे गाड़ियाँ लाइनों में लग जाती हैं और जाम हो जाता है। वो हम कराची पोर्ट से हमने मुतालबा किया है, कराची पोर्ट बोलती है कि ये KMC का रोड है, KMC वालों के साथ मुतालबा किया है तो वो बोलते हैं ये कराची पोर्ट की है। वो रोड अभी तक उसी तरह पड़ी हुई है। हमारी हाई लेवल पे मीटिंग हुई है वहाँ पे SAPD के CO मिस्टर किम मौजूद थे, DIG इकबाल दारा साहब मौजूद थे, कराची पोर्ट के PSF के कमांडेंट थे, कमांडेंट वसीम साहब वो मौजूद थे। तो यहाँ तक कि हमने उनको हम एक आखिरी उनसे अभी ये बात की है कि अगर आप लोगों ने इस मसले का कोई हल ना निकाला तो मजबूरन हमें इन टर्मिनल्स के बाइकाट का ऐलान कर देंगे हम। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर ट्रांसपोर्टर हो रहा है, पब्लिक भी हमें मारती है, पुलिस भी हमें मारती है और लोग भी ये समझते हैं शायद ट्रांसपोर्टरों की वजह से हो रहा है। जाना पोर्ट एरिए का रास्ता प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। पोर्ट में अगर ट्रक नहीं जाएंगे तो और क्या चीज़ जाएंगी, और ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन्हीं ट्रकों पे चलता है, और अगर ट्रक नहीं चलेंगे तो समझो पाकिस्तान की मईशत भी नहीं चल सकती। बिल्कुल देखें, तारिक गुजर मौजूद है हमारे साथ। ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कंसर्न्स पाया जाता है, मुतालबा किया जा रहा है कि मसाइल को हल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की तश्कील करदा बागात कमेटी के खिलाफ कानून में इकदाम सामने आ गया है। UC8 ब्लॉक A के पार्क में एंट्री फीस के खिलाफ इलाका मकीन मैदान में आ गए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया के खिलाफ कानून इकदाम से शहरी सीख पा UC8 ब्लॉक A के फ्लोरेंस पार्क की एंट्री फीस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान के हल्का इंतखाबात में टाउन इंतजामिया की तश्कील करदा बागात कमेटी के फैसले को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बोले फ्लोरेंस पार्क में एंट्री फीस की वसूली गैर कानूनी है, ये अवाम को सस्ती तफरी से महरूम करने की साजिश है। यहाँ के जो चेयरमैन है हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनको पूरे जगह की मतलब पूरे शहर की उनको खबर होती है, लेकिन अपने ही महल्ले की अपने ही UC में रहते हुए उनको अपनी जगह का ये नहीं मालूम कि ना उनके पार्क में हो क्या रहा है। करीब ये पार्क बनाया हुआ है, छोटे बच्चे जब दिल चाहे आ जाते थे। अब हमें सोचना पड़ेगा आने के लिए और महीने में फीस इकट्ठे करने के लिए। इतनी महंगाई है, बताइए। अब बच्चों के लिए टिकट लग जाएगा, एक घर से 4-6 बच्चे आते हैं तो 600 रुपये देंगे हम, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इस पे काम कर रहे हैं, सारी मेहनत हमारी है। अब नई कमेटी आ गई तो वो हमसे भी मशवरा करती ना। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 साल कबल इस उजड़े पार्क को मोहल्ला कमेटी ने संवारा। अब टाउन इंतजामिया ने कमेटी पर कमेटी बनाकर मनमाने फैसले मुसर्रत करना शुरू कर दिए। फैसले से बच्चों में भी मायूसी फैल गई। हम मोहल्ले वालों ने, सारे ने, मोहल्ला कमेटी वालों ने बनाया। अब कमेटी के ऊपर एक नई कमेटी, मुंतखब नुमाइंदे जो भी यहाँ के बने हैं, उन्होंने कमेटी पे कमेटी बना दी और सुबह शाम यहाँ नाचते और सारे काम कर रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ पे चेयरमैन जो है वो लापता हैं। अब अगर फीस लग जाएगी तो हम लोग फिर इधर आ नहीं पाएंगे। हमने इतनी पॉकेट मनी तो मिलती नहीं, हम इधर आके अपने दोस्त के साथ खेलते हैं, फिर दोबारा हम दोस्त के साथ खेल नहीं पाएंगे। एक टाइम हमें मिलता है खेलने को, जिसमें दोबारा इधर आ ही नहीं पाएंगे जब फीस लग जाएगी इधर। साबिक डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम ने तमाम पार्कों की एंट्री फीस बंद करा दी थी, मगर ये सिलसिला एक बार फिर शुरू करने के फैसले से अवाम में बेचैनी की लहर पाई जाती है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नए साल पर भी महंगाई के वार जारी हैं। शहर भर में दालें महंगी कर दी गई हैं। दाल मूंग 40 और दाल चना 20 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने दालें मज़ीद महंगी होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का राज बरकरार, दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। होलसेल मार्केट में मूंग दाल 40 और दाल चना 20 रुपए किलो तक महंगी हो गई। दाल चना 202 से बढ़कर 223 रुपए किलो और दाल मूंग 240 रुपए से बढ़कर 280 रुपए किलो पर आ गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने के बायस दालें महंगी हुई। काला चना $100 और माश दाल $150 तक महंगी हो चुकी है, जिसके बायस इम्पोर्टर मोहतात हो गए हैं। देखिए, अभी इंटरनेशनल बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जैसे चना, काला चना है, उसमें $100 का इजाफा हो चुका है। माश में तकरीबन $150 का इजाफा हो चुका है। ऐसे मसूर में भी ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया खुद बाइंग पे है। अब यहाँ से जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से यहाँ इम्पेक्ट बड़ा आ रहा है। शॉर्टेज भी डिक्लेयर होगी। इसकी वजह ये है कि लोग डर रहे हैं मंगाने से भी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने दालों की कीमत में मजीद 150% तक इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है 2024 का साल जो 23 में हुआ, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह ये बूम की है बाजारें, इसी तरह मुझे 24 भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो समझता हूँ इसके बाद ये 20 की जगह 60 हो जाएगा और 60 की जगह 150 तक चली जाएंगी ऊपर किलो वाइज।
शहरियों ने शिकवा किया कि नए साल पर भी रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत दालें सस्ती करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नशे के आदी अफराद ने अस्पतालों को भी ना छोड़ा। अब्बासी शहीद अस्पताल के गेट के साथ ही डेरे जमा लिए, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मजीद बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में। बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है पार्क्स आपने देखे होंगे, जितने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस आपने देखे होंगे, वहाँ पर तो जो है वो नशे के आदी अफराद ने अपना मस्कन बनाया ही हुआ है। लेकिन अब जो है नशे के आदी अफराद ने जो है वो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा है। जितने भी यहाँ पर हायर किए गए थे गार्ड्स वगैरह, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, वो भी आपको यहाँ पर शायद नहीं नज़र आ रहे। अगर हैं भी तो वो बिल्कुल ही अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से बाहर इनको मंशियात के आदी अफराद को, नशे के आदी अफराद को हटाने वाला यहाँ से कोई नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ अस्पताल में जो है वो चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। मरीज़ जो है वो परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि तीमारदार जो रात में यहाँ पर वेट करते हैं अपने मरीज़ों का, अपने प्यारों को यहाँ पर वेट करते हैं, उनकी बाइक्स जो है वो यहाँ से चोरी हो जाती है। ख़ासा यहाँ पर जो अंदर मशीनरी होती है वो भी जो है वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सरे की मशीन गायब हो जाती है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो है वो आए रोज़ सामने आ रही होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ के आने वाले मरीज़ परेशान हैं, बल्कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ख़ुद भी परेशान नज़र आते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता महीने कबल जो है वो एक वाक़या खातून डॉक्टर के साथ रोनुमा हुआ था कि एक चोर जो है वो उनकी जाली से जो है वो घुसकर अंदर आ गया था, जो उनका सामान जो है वो वहाँ से लेकर फ़रार हो गया था, जिसकी वजह से खातून डॉक्टर जो है वो भी काफ़ी हसास नज़र आ रही थी, वो भी ट्रॉमा में चली गई थी, जिसकी वजह से जो मरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। साथ ही साथ यहाँ का जो अपना स्टाफ है वो भी परेशान नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया। दरामदात की आड़ में एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग, 16 अरब 20 करोड़ रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ, 11 फर्जी कंपनियों के नाम पर निजी फर्म का बड़ा फ्रॉड सामने आया है। FIA के मुताबिक हमजा एंटरप्राइजेस ने 11 फर्जी कंपनीज एक ही NTM पर कायम की। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, FBI के डायरेक्टर पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम ने 16 अरब 20 करोड़ रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल करने का एंटरप्राइजेज नामी कंपनी ने 11 फर्जी कंपनियां धोखाधड़ी के लिए कायम की। और ये भी बताया कि 11 फर्जी कंपनी को नेशनल टैक्स नंबर एक ही था। और ये भी इंकशाफ हुआ कि हमजा एंटरप्राइजेज ने 16 अरब 20 करोड़ रुपए के सरमाया गैर कानूनी तौर पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, और यहाँ पर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और हमजा एंटरप्राइजेज की माली हालत इस काबिल नहीं थी कि वो इतनी बड़ी रकम का लेन देन कर सके। डायरेक्टर जनरल कस्टम पोस्ट ने ये वाज़ेह FIR काट दी गई और कंपनी ने कार्टेल बनाकर कस्टम के ग्रीन चैनल का गलत इस्तेमाल किया है। हमजा एंटरप्राइजेज ने मैन्युफैक्चरिंग जाहिर करके 22 मिलियन का जो टैक्स का तस्मा भी हासिल किया। क्लियरेंस के बाद कंपनी ने कस्टम ID की जो यूजर को डिलीट कर दिया है। और हुकाम ने धोखाधड़ी में मामलत पर क्लियरेंस एजेंट जो है मुइज़ बेग और फराज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुकाम ने तहकीकात की बुनियाद पर क्लियरेंस एजेंसी के मुइज़ बेग को गिरफ्तार कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि स्टेट बैंक ने मिर्जा फैमिली को सहूलतकारी फ्राहम की है। हाई कोर्ट फहमीदा मिर्जा के खिलाफ फैसला दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। आजिज जमाली की रिपोर्ट है। गनी का स्टेट बैंक पर मिर्जा फैमिली की सहूलतकारी का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी ने कहा कि निजी बैंक ने लेटर में लिखा है कि फहमीदा मिर्जा शुगर मिल्स की कर्जा जात की जामिन है। इसके अलावा हाल ही में हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ डिक्री जारी की है। उनके कागजात किसी भी सूरत में बहाल नहीं हो सकते। हाई कोर्ट की डिक्री 22 करोड़ रुपए की तकरीबन हुई, उसके खिलाफ अपील नहीं है। अब या तो वो 22 करोड़ रुपए अदा करेंगे बैंक को, इस डिफॉल्ट से अपने आप को निकालेंगे, लेकिन उसके बाद भी एक और अहम चीज़ है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है कि आपने अपने नॉमिनेशन के पेपर्स में कंसीलमेंट की है। कर्जे वाला मैटर एक तरफ है। सईद गनी ने स्टेट बैंक पर मिर्जा फैमिली की सहूलतकारी का इल्जाम लगाया है और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। स्टेट बैंक का ये काम नहीं है कि किसी कैंडिडेट के पेपर्स को बहाल कराने के लिए बैंक को जाके वो अप्रोच करे और बैंक को कहे कि तुम इनके साथ बैठो और बैंक को ये कहे कि इनके साथ बैठ के तुम सेटलमेंट करो। ये जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया है स्टेट बैंक ने, वो बहुत ही काबिल मज़म्मत है। मैं तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि स्टेट बैंक के इस किरदार का वो नोटिस लें
रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई के अक्सर लोग मफरूर हैं, जिसकी वजह से उनके कागजात मुस्तरद हो रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। इलियास गोट में अदनान नामी नौजवान को डकैती मुज़ाहमत पर घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की मैयत को इसके आबाई इलाके सवाब भेज दिया गया। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम बल्दिया के उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ डकैतों की जानिब से फायरिंग की गई और अदनान नामी नौजवान को जहाँ भाग कर दिया गया। उसके बहनोई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि किस तरह ये पूरा वाक़या पेश आया, कहाँ जा रहा था अदनान और किस तरह ये वाक़या हुआ? एक गोली उसको लगी थी, तो अस्पताल कब पहुँचे, पूरा थोड़ा सा तफसीली बताइएगा। बात ये कि ये फासला इतना नहीं है घरों में कि मीलों सफ़र तय करे, फिर बंदे को गोली लगती है तो बंदे को पता लगता है कि बंदा सुनसान जगह से गुजरा है, किसी ने ठोका है। 5-6 मिनट का रास्ता है यहाँ पे, 2 मिनट भी नहीं लगते, 2-3 गली है। यहाँ पे कई वारदात पहले भी ऐसे हुए। ये रात को आ रहे थे हमारे पास, इससे पहले 10 मिनट पहले इससे मेरी बात हुई है। उसने बोला यार मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है। खाना खा रहे थे तो ये भाई था एक, इसके साथ कज़न था। लोग खाना खा के जैसे ही मैं खाने से उठा तो यहाँ पे गन की आवाज़ सुनी हम लोगों ने। बाहर जब मैंने आके देखा तो ये वारदात पे इधर ही पड़ा हुआ था। बाकी कोई जगह नहीं थी हमारे बाकी। गाड़ी को फ़ोन किया तो गाड़ी पहुँचते पहुँचते ये जो हालत है रोड का, कम से कम घंटा लगा देते। पहले तो आते ही नहीं है, अगर आते भी है तो घंटा लग जाता है। फिर घर से चारपाई निकाली, चारपाई इधर रखी तो फिर ये मोहल्ले वाले कुछ साथी कुछ घर के थे तो ये कम से कम 10-15 मिनट आगे पैदल हम लोग चारपाई पे लेके गए इसको। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास रोड नहीं है। रोड हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो यहाँ के MNA MP वो पैसा खुद खाते हैं। अगर वो रोडों पर खर्च करे, रोड सही हो, अगर किसी को गोली लगती है, कोई मसला आता है तो हमें जो मरीज़ घंटे में अस्पताल में पहुंचाना होता है वो हम 10-15 मिनट पहले पहुंचा देते हैं। तो किस वजह से? गुनाह हमारा क्या है? क्योंकि हम इधर रहते हैं, गरीब लोग हैं, ये हमारा गुनाह। देखिए बिल्कुल, अदनान के जो बहनोई थे वो हमारे साथ मौजूद थे। लोकेशन जो है वो दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन आपको कि इस मुकाम के ऊपर जो है वो फायरिंग करके अदनान को कत्ल किया गया। चंद हज़ार के मोबाइल के एवज़ मुलजमान जो हैं वो शहरी को कत्ल करके बासानी फ़रार हो जाते हैं और पुलिस की गिरफ्त से जो है वो अब आज़ाद रहते हैं। जी। कराची में डकैत बेखौफ, पुलिस बेबस। बल्दिया इत्तेहाद टाउन बस स्टॉप के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से अदनान नामी नौजवान जान गंवा बैठा। नौजवान अपने घर से निकलकर सामने ससुराल के घर जा रहा था कि मुलजमान ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुलजमान ने घर के सामने गोली मारकर जान ले ली। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। साल बदल गया लेकिन हालात ना बदले। डाकुओं का राज बरकरार। शहर कायद के बासियों को अमन मैसर ना आ सका। बल्दिया इत्तेहाद टाउन हजारा कॉलोनी में डकैती मदामत पर फायरिंग से अदनान नामी नौजवान जाबाक हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक मुलजिमान ने चंद हजार के मोबाइल के लिए नौजवान को घर के सामने गोली मार दी। शहरियों का कहना है पसमानदा इलाका है, कानून नाम की कोई चीज नहीं। मुलजिमान असले के साथ इलाके में मौजूद होते हैं। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर जो है हमारा ये इलाका जो है पसमानदा इलाका है। यहाँ पर यह हर रोज़ का है, एक मामूल है। और किसी न किसी से कभी मोटरसाइकिलें छीनते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। कोई मामलात यहाँ पर जो है ना सेट नहीं हो रहा है। हम तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि इंसाफ चाहिए, इस आवाम को तो इंसाफ चाहिए। पुलिस तो आती रहती है, कई मरतबा मैंने शिकायत की है SHO साहब को, यहाँ की जो पुलिस इंतज़ामिया है यहाँ नपरी बढ़ाया जाए। और मैंने कई मरतबा बता दिया कि इस जगह के अंदर खुसूसी तौर पर जितने लड़के यहाँ नावारिस बैठते हैं, कि दूर के इलाके में मैंने बाकायदा तौर पर उसको निशानदही करवाया कि यहाँ के लोग बैठते हैं, इस जगह में लोग बैठते हैं। लेकिन क्या पुलिस ने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन जानशिर बरोच के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। हिजरत कॉलोनी की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमशेद अहमद खान के हेड मास्टर को स्कूल के अंदर सिगरेट नोशी करना महंगा पड़ गया। तालिब इल्मों के वालिदैन के सख्त एहतजाज के बाद हुकाम वाला का एक्शन। मजीद इस पर बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला हिजरत कॉलोनी यूनियन कमेटी नंबर 10 के इलाके का है, जहां पर जमशेद अहमद खान प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर रुकैया नाज की जानब से स्कूल के अंदर ही सिगरेट नोशी का इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस तालिब इल्मों के वालिदैन ने जो है सख्त एहतजाज किया। एहतजाज के बाद वहाँ के यूनियन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने बाला हुकाम को शिकायत की, जिसके बाद रुकैया नाज को
और से बोतल करके इनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और शोकाज नोटिस में अहकाम दिए गए रुकैया नाज़िमा फौरी तौर पर बाला अकाम को रिपोर्ट कर, जिसके बाद उनके खिलाफ महकमा जारी कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया, जिसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी ठीक है आज़ाद, साथ ही मौजूद रहिएगा। निगरान सिंध हुकूमत का 8 जनवरी से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान का कहना है इंसदाद पोलियो मुहिम मौसर अंदाज में चलाई जाए। मजीद इस पर बात करेंगे आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान की ज़ेर सदारत सूबाई पोलियो टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, एडीआईजी कराची, सेक्रेटरी सेहत, यूनिसेफ और WHO के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास में सिंध के कराची समेत 30 अजला में 8 जनवरी से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा है कि मुहिम के दौरान 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मुहिम में 80,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर हिस्सा लेंगे, जबकि सूबे के तमाम रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भी पोलियो टीमें मौजूद रहेंगी जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद। सिंध सेक्रेटेरिएट में आग पर काबू पाने वाले तमाम आलात ख़राब हो गए। पूरे सेक्रेटेरिएट के आलात रीफिल कराने के लिए हटाए गए हैं। अपडेट करते चलें अपने नाजरीन को। सिंध सेक्रेटेरिएट में आग पर काबू पाने वाले तमाम आलात ख़राब हो गए। पूरे सेक्रेटेरिएट के आलात रीफिल कराने के लिए हटाए गए हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में आग पर काबू पाने वाले तमाम आलात ख़राब निकले हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं और आपको सेक्रेटेरिएट के आलात रीफिल कराने के लिए हटाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सिंध सेक्रेटेरिएट के मनाज़र हैं जहां पर आग पर काबू पाने वाले तमाम आलात ख़राब हो गए हैं और पूरे सेक्रेटेरिएट के आलात रीफिल कराने के लिए ले जाए गए हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करते चलें। फायर एक्सटेंशन आपको बताएं कि रीफिल के लिए 101 जो है वो फायर स्टेशन दिए गए हैं। रीफिल निजी कंपनी से करवाया जाएगा और रीफिल होने के बाद दोबारा लगाए जाएंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट पे आग पर काबू पाने वाले तमाम आलात ख़राब हो गए हैं। ये मनाज़र आप देख रहे हैं। पूरे सेक्रेटेरिएट के आलात जो हैं वो रीफिल कराने के लिए हटाए गए हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक साथ सारे आलात ख़राब हैं और रीफिल नहीं करवाया गया, ताहम अब जो है एक साथ सबको रीफिल करवाने के लिए भिजवाया जा रहा है। ये फुटेजेस आप देख सकते हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में आग पर काबू पाने वाले तमाम के तमाम आलात ख़राब हो गए हैं।